नमस्कार दोस्तों, इस डिस्कशन में हम 5 मई 2021 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर को कवर करेंगे। डिस्कशन की पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नीचे मिल जाएगा। तो चलो अब इस क्लास को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले ये देखिए, आप इस डिस्कशन में हमने फरवरी, मार्च, अप्रैल 2021 के टॉप मोस्ट 50 करंट अफेयर के क्वेश्चनों को कवर किया है जो मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। आने वाले एग्जाम में ये क्वेश्चन सीधे सीधे पूछे जा सकते हैं। इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा। तो चलो अब क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली न्यूज क्या है? पहली न्यूज है, भारतीय सेना ने सिक्किम में अपने पहले सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया है। अब ये न्यूज क्या है इसे हम समझते हैं। अभी हाल ही में इंडियन आर्मी ने अपने ग्रीन सोलर एनर्जी प्लांट को सेटअप किया है। फिर से बोलता हूं, अभी हाल ही में इंडियन आर्मी ने अपने पहले ग्रीन सोलर एनर्जी प्लांट को सेटअप किया है। कहां पर? यह किया है सिक्किम राज्य के अंदर। ये राज्य आप याद रखेगा। अब इसकी कैपेसिटी कितनी है? तो इसकी जो कैपेसिटी है ना, ये है 56 किलोवाट एम्पियर। ए से क्या होता है? एम्पियर। एम्पियर क्या होता है? ये इलेक्ट्रिक करंट की ऐसा यूनिट होती है। इसकी आप कैपेसिटी याद रखेगा, 56 किलोवाट एम्पियर। सहायता किसकी ली गई है? सहायता ली गई है इसमें आईआईटी मुंबई की। ये भी आप याद रखेगा, आईआईटी मुंबई की सहायता ली गई है। तो अभी हाल ही में इंडियन आर्मी ने अपने पहले ग्रीन सोलर एनर्जी प्लांट को सेटअप किया है। कहां पर? आईआईटी मुंबई की सहायता से सिक्किम के अंदर। कैपेसिटी कितनी है? 56 किलोवाट एम्पियर। एम्पियर क्या है? ये इलेक्ट्रिक करंट की ऐसा यूनिट है। अब देखो, इंडिया के ना कुछ टारगेट है रेन्यूएबल एनर्जी को लेके, वो हम समझते हैं। सबसे पहले इसका जो टारगेट है ना इंडिया का, ये क्या है कि 2022 तक 175 गीगावाट रेन्यूएबल एनर्जी को जनरेट करना। ये देखो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में सीधा सीधा पूछा जाता है। 175 गीगावाट जो रेन्यूएबल एनर्जी है, ये कब तक भारत को जनरेट करनी है? तो ये 2022 तक करनी है। एक टारगेट और रखा गया है, कब तक? ये रखा गया है 2030 तक। इसमें कितनी ये जो रेन्यूएबल एनर्जी है कितनी गीगावाट जनरेट की जाएगी? तो ये की जाएगी कितनी? 450 गीगावाट रेन्यूएबल एनर्जी। ये दोनों फैक्ट आप याद रखेगा, सीधे सीधे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब देखो, ये जो 175 गीगावाट है ना, इसमें भी आपस में पॉइंट हैं, जैसे कि जो 100 गीगावाट है ये किससे करनी है? ये करनी है सोलर से। जो 60 गीगावाट है ये किससे करनी है? ये विंड से करनी है। और बची हुई कितनी? जो 10 गीगावाट है ये किससे करनी है? ये बायो पावर से करनी है। और 5 जो बची है ये करनी है स्मॉल हाइड्रो पावर से। फिर से बोलता हूँ, 2022 तक भारत सरकार को 175 गीगावाट रेन्यूएबल एनर्जी जनरेट करनी है, जिसमें से जो 100 गीगावाट है ये सोलर से करनी है, 60 गीगावाट ये विंड से करनी है, 10 गीगावाट ये बायो पावर से करनी है और 5 गीगावाट ये स्मॉल हाइड्रो पावर से करनी है। और 2030 तक भारत सरकार ने 450 गीगावाट रेन्यूएबल एनर्जी जनरेट करने का टारगेट रखा है। तो ये है न्यूज। अब क्वेश्चन लगाते हैं, क्वेश्चन किस प्रकार का पूछा जा सकता है। हाल ही में भारतीय सेना ने किस राज्य में अपने पहले सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया है? तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा सिक्किम। फर्स्ट क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, सिक्किम इसका सही आंसर है। एक बार आप सिक्किम की लोकेशन देख लीजिए कहां पर है। देखो, ये है सिक्किम की लोकेशन, ये इंपॉर्टेंट है। ये इधर सिक्किम, इसकी कैपिटल गंगटोक, इधर वेस्ट में है नेपाल, ईस्ट में भूटान, नॉर्थ में है चाइना और साउथ में है पश्चिम बंगाल। पूछा जाता है भारत का वो कौन सा राज्य है जो नेपाल को और भूटान को आपस में अलग करता है? तो ये सिक्किम है। और देखो, सिक्किम की 3 साइड से इंटरनेशनल बाउंड्री बनती है, नेपाल, चाइना और भूटान के साथ। और साउथ में लगता है किसके साथ? पश्चिम बंगाल के साथ। कंचनजंगा पीक ये सिक्किम में ही स्थित है। अब बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। अगली न्यूज क्या है? माइक्रोसॉफ्ट और नाइजीरिया लगभग 27,000 नई डिजिटल नौकरियों के उद्देश्य से सहयोग कर रहे हैं। ये न्यूज क्या है इसे हम समझते हैं। देखो, अभी हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट और नाइजीरिया ये दोनों एक साथ आए हैं। इनका उद्देश्य क्या है? अगले 3 सालों में 27,000 नई डिजिटल जॉब को क्रिएट करना। और इसके लिए 5 मिलियन जो नाइजीरियन पॉपुलेशन है इसको 1700 ट्रेनर ट्रेन करेंगे। ये भी आप याद रखेगा। बस आप इतना याद रखेगा, ये जो भी एग्रीमेंट है ये माइक्रोसॉफ्ट ने साइन किया है नाइजीरिया गवर्नमेंट के साथ, जिसमें अगले 3 सालों में 27,000 नई डिजिटल नौकरियां जनरेट की जाएंगी, ये क्रिएट की जाएंगी। और इसके लिए नाइजीरिया के अंदर जो 6 रीजन है ना, वहां पर इंटरनेट की जो कनेक्टिविटी है इसको इम्प्रूव करने के लिए हाई स्पीड इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर ये भी इंस्टॉल किया जाएगा। अब इंपोर्टेंट क्या है? नाइजीरिया। इसकी लोकेशन देखते हैं कहां पर है। ये है नाइजीरिया, ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में है। इसकी अगर हम कैपिटल की बात करें, अबूजा इसकी कैपिटल है। लार्जेस्ट सिटी क्या है? लागोस। करेंसी क्या है? नायरा। प्रेसिडेंट कौन है?
मोहम्मदू बुहारी, ये नाम आप याद रखिएगा, मोहम्मदू बुहारी। कभी कभी एग्जाम में सीधे पूछ ले जाते हैं, लेकिन जो कैपिटल है ना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये तो 100% पूछी जा सकती है कि अबूजा किस देश की कैपिटल है, तो ये नाइजीरिया की कैपिटल है। तो ये बात करी हमने इसके बारे में। अब क्वेश्चन लगाते हैं, माइक्रोसॉफ्ट और किस देश की सरकार लगभग 27,000 नई डिजिटल नौकरियां बनाने के उद्देश्य से सहयोग कर रहे हैं। तो ये क्या होगा इसका सही आंसर, ये होगा नाइजीरिया। सेकंड क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, नाइजीरिया। बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। 4 मई को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल फाइटर्स डे। इसे स्टार्ट कब किया गया था, इसे स्टार्ट किया गया था 1999 में। इसके ऊपर ना पहले आप क्वेश्चन लगाइए, क्वेश्चन से ये आपको अच्छे से समझ में आएगा। अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है, तो बताइए ये कब मनाया जाता है, तो ये 4 मई को मनाया जाता है। बात करें दूसरे ऑप्शन की, 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस यानी इंटरनेशनल लेबर डे, ये मनाया जाता है। 4 मई को क्या मनाया जाता है, वर्ल्ड लाफ्टर डे यानी विश्व हास्य दिवस। 3 मई को क्या बनाया जाता है, तो 3 मई को बनाया जाता है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस यानी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। फिर से बोलता हूँ, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस यानी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। ये कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 3 मई को। इसकी थीम भी आप याद रखेगा, इन्फॉर्मेशन एज ए पब्लिक गुड। ये किसकी थीम है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे की। तो ये कब मनाया जाता है, 3 मई को। और अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस ये प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है, ये 4 मई को मनाया जाता है। अब देखो यहाँ पे डेज की बात हुई है ना, तो ये है अप्रैल के इंपोर्टेंट डेज, ये मार्च के हैं और ये फरवरी के इंपोर्टेंट डेज हैं। इन तीनों स्लाइड का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इनके नोट्स बना लीजिए। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। एडीबी ने एशियाई विकास आउटलुक 2021 जारी की है। देखो ये जो रिपोर्ट है ना, इसमें सिर्फ ये दर्शाया जाता है कि जो एशिया पैसिफिक रीजन में जो देश हैं उनकी जो विकास की जो गति है ये किस प्रकार से आगे बढ़ रही है। तो इसमें बस यही सब दर्शाया जाता है। और जैसे कि अभी आप जानते हैं कोविड-19 की जो ये महामारी चल रही है, इसमें जो है ना ज़्यादातर देशों की जो ये इकोनॉमिक ग्रोथ है ये रुक गई है। बस आप इतना याद रखिएगा, ये रिपोर्ट एशिया विकास आउटलुक 2021 ये एडीबी के द्वारा जारी की जाती है। बात करें एडीबी की, पूरा नाम क्या है, एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसकी स्थापना कब हुई थी, 19 दिसंबर 1966 में। ये 1966 आप याद रखेगा। और याद रखेगा 1966 में ही SII यानी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इसकी भी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो ये फिलीपींस की कैपिटल मनीला में एक जगह है मंडलयुयोंग, यहाँ पर इसका मुख्यालय है। मेंबरशिप कितने हैं, 68 मेंबर हैं और इंडिया भी इसका मेंबर है। प्रेसिडेंट कौन है, मसात्सुगो असाकावा, ये जापान से हैं। पर्पस क्या है इसका, सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक है। अब क्वेश्चन लगाते हैं, निम्नलिखित में से किस संस्थान ने एशियाई विकास आउटलुक 2021 जारी की है, तो ये किसने की है, ये की है एडीबी ने। एडीबी का पूरा नाम क्या है, एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो फोर्थ क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, एशियन डेवलपमेंट बैंक। बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। महाराष्ट्र में कोविड रोगियों के उपयोग के लिए 25 सिटी बसों को एम्बुलेंस में बदल दिया है। अभी हाल ही में देखो महाराष्ट्र में जो नागपुर महानगर पालिका है ना, फिर से बोलता हूँ, महाराष्ट्र के अंदर नागपुर महानगर पालिका, इसने क्या काम किया है, इसने 25 जो सिटी बसेज हैं इनको एम्बुलेंस में बदल दिया है। और इसका उद्देश्य क्या है, ये जो कोविड-19 के रोगियों हैं उनको ठीक करना, और इसमें ऑक्सीजन भी उपलब्ध होगी। तो ये तो है न्यूज़। अब क्वेश्चन लगाते हैं, क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जा सकता है, किस राज्य में कोविड रोगियों के उपयोग के लिए 25 सिटी बसों को एम्बुलेंस में बदल दिया है। तो ये कहाँ पे बदला गया है, ये बदला गया है महाराष्ट्र के अंदर। अब बात महाराष्ट्र की हुई है ना, तो एक बार इसका जो पिछला करंट अफेयर है इसे भी हम कवर कर लेते हैं। पहला पॉइंट क्या है, टाटा ट्रस्ट द्वारा जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 के अनुसार न्याय वितरण प्रणाली महाराष्ट्र में सबसे अच्छी है। जनवरी 2021 में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने औपचारिक रूप से कृषि पंप बिजली कनेक्शन नीति शुरू की। बाल साहेब ठाकरे गोरेवाड़ा इंटरनेशनल जूलॉजिकल पार्क का उद्घाटन नागपुर में हुआ। महाराष्ट्र सरकार ने जेल पर्यटन शुरू किया है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने महाराष्ट्र के संगोला से 100वीं किसान रेल को हरी झंडी दिखाई। महाराष्ट्र सरकार ने महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए एक महिला उद्यमिता सेल स्थापित करने का निर्णय लिया। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ये महाराष्ट्र के पुणे में स्थित है। ये काफी दिनों से चर्चे में है। केंद्र ने वार्षिक योजना के तहत महाराष्ट्र के लिए 5801 करोड़ रुपए की नई राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं को मंजूरी दी। महिसमाल गांव ये महाराष्ट्र में स्थित है। ये न्यूज में क्यों आया, क्योंकि काफी दिनों बाद इस गांव के जो लोग हैं, इस गांव के लोग को नल का पानी उपलब्ध हो पाया। और देखो हमने 1-2 दिन पहले ही पढ़ा था, महाराष्ट्र के अंदर जो ऑक्सीजन की वेस्टेज है इसी को रोकने के लिए जो ऑक्सीजन नर्सिस हैं, आप ये कह सकते हैं ऑक्सीजन नर्सिस को यहाँ पे नियुक्त किया गया था। किस लिए किया गया था,
ऑक्सीजन की जो वेस्टेज है ना, इसकी जो बर्बादी है, इसको रोकने के लिए ऑक्सीजन नर्सिस को महाराष्ट्र के अंदर ये नियुक्त किया गया था और सीताराम कुंटे इनको महाराष्ट्र का चीफ सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया था। अब बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। त्रिपुरारी शरण को बनाया गया बिहार का नया मुख्य सचिव। अभी रिसेंटली क्या हुआ, बिहार के ना जो पहले थे मुख्य सचिव, इनका निधन हो गया, तो अब किसको बनाया गया, त्रिपुरारी शरण को। और ये तस्वीर में जो देख रहे हैं यही है ये त्रिपुरारी शरण। अब क्वेश्चन लगाते हैं, क्वेश्चन क्या है, त्रिपुरारी शरण किस राज्य के नए मुख्य सचिव बने हैं, तो ये कहाँ के बने हैं, ये बिहार के बने हैं। तो 6th क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, बिहार। अब बात बिहार की हुई है तो बिहार का जो पिछला करंट अफेयर है इसे हम लगा लेते हैं। पहला पॉइंट क्या है, बिहार में कलरव उत्सव का आयोजन किया गया। नागी बर्ड सेंचुरी बिहार के जमुई जिले में स्थित है। बिहार में कोविड-19 टीकाकरण के लिए आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया गया। बिहार राज्य में उन क्षेत्रों में माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाने का फैसला किया जहां कोविड के ताजा मामले सामने आ रहे हैं। एसके सिंघल को बिहार का नया पुलिस महानिदेशक बनाया गया। पूर्वोत्तर भारत का पहला ग्लास ब्रिज बिहार के नालंदा में बना है, ये पॉइंट इंपोर्टेंट है। नितिन गडकरी ने बिहार में कोइलवर पुल का उद्घाटन किया, ये पॉइंट भी इंपोर्टेंट है। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना बिहार में लॉन्च की गई। मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना ये बिहार में लॉन्च की गई। बिहार मंत्रिमंडल ने 103 नई नगर पंचायतों के निर्माण को मंजूरी दी है। 22 मार्च 2021 को बिहार राज्य ने अपना 109वां स्थापना दिवस मनाया। बिहार देश का पहला राज्य बनने के लिए तैयार है जिसमें 2 हरित ऊर्जा कुशल शहर हैं। बिहार राज्य का परिवहन निगम विकलांग लोगों के लिए अपनी बसों में 50 किलोमीटर तक मुफ्त यात्रा और आगे की यात्रा पर 50% की छूट प्रदान करेगा। अब बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। टीबी शंकर बने आरबीआई के चौथे गवर्नर। आप ना क्वेश्चन लगाइए, उससे अच्छे तरीके से समझ में आएगा। हाल ही में किसे आरबीआई के चौथा डिप्टी गवर्नर बनाया गया है, तो आंसर क्या होगा, टीबी शंकर। देखो आरबीआई का ना स्ट्रक्चर समझते हैं। जैसे कि आरबीआई है, आरबीआई में एक तो होते हैं गवर्नर, कौन होते हैं, एक होते हैं गवर्नर। और ये जो गवर्नर है ये कौन है, अभी ये है शक्तिकांत दास। ये कौन से नंबर के हैं, ये 25वें नंबर के हैं। और इसमें होते हैं 4 डिप्टी गवर्नर। अभी जो 4 डिप्टी गवर्नर है ना, इनके नाम आप जान लीजिए। सबसे पहले देखो यहाँ पे पहले, दूसरा, तीसरा और फिर आता है चौथा डिप्टी गवर्नर। चौथे तो अभी आप समझ गए कौन बने हैं, ये बने हैं टीबी शंकर। पहले कौन है, तो देखो पहले हैं महेश कुमार जैन, ठीक है, ये पहले नंबर पे आगे लिख देता हूँ। सेकंड कौन है, सेकंड है एम राजेश्वर राव, यहाँ पे लिख देता हूँ। थर्ड कौन से हैं, माइकल पत्रा। फोर्थ कौन से हैं, टीबी शंकर। इसलिए देखो यहाँ पे ये कोडवर्ड लिखे गए हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और यहाँ पे भी ये लिखे गए हैं। समझ गए ना, ये 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं और आरबीआई में एक गवर्नर होता है। बात करें अगर हम आरबीआई की, तो देखो आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, यहाँ पे बनाते हैं इसको ना, माइंड मैप के जरिए पढ़ते हैं। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, ये हुई थी 1935 में। अगर हम डेट की बात करें तो 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ पर है, महाराष्ट्र के मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। गवर्नर कौन है, अगर इसके पूछा जाए फर्स्ट गवर्नर कौन है, तो फर्स्ट गवर्नर कौन है, सर ओसबोर्न स्मिथ। यहाँ पे लिख देता हूँ, सर ओसबोर्न स्मिथ। ये कौन है, ये फर्स्ट गवर्नर है आरबीआई के। पूछा जाए फर्स्ट इंडियन गवर्नर ये कौन है, तो ये है सर सी डी देशमुख। सर सी डी देशमुख ये फर्स्ट इंडियन गवर्नर है। फिलहाल की कंडीशन में कौन गवर्नर है आरबीआई के, तो ये कौन है, ये है शक्तिकांत दास और ये 25वें नंबर के हैं। ये फैक्ट आप याद रखेगा, कभी कभी नंबर भी पूछ ले जाता है। तो ये कौन से नंबर के हैं, ये 25वें नंबर के हैं। अब बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। लुइस हैमिल्टन ने जीती पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स F1 रेस। इन्होंने तो ये जीती है। पहले क्वेश्चन लगाइए आप, किसने पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स F1 रेस जीत ली है, तो ये किसने जीती है, लुइस हैमिल्टन। लुइस हैमिल्टन ये कहाँ के हैं, ये देखो ब्रिटेन के हैं और ये मर्सिडीज के ड्राइवर हैं। और इन्होंने ही देखो ये इस साल की तीसरी ग्रैंड प्रिक्स है। पहली कौन सी हुई थी, पहली हुई थी बहरीन ग्रैंड प्रिक्स जिसको जीता था लुइस हैमिल्टन ने। फिर दूसरी कौन सी हुई, दूसरी हुई एमिलिया रोमाग्ना F1 ग्रैंड प्रिक्स। इसको किसने जीता था, इसको जीता था मैक्स वर्स्टापन ने। और ये रेडबुल के ड्राइवर हैं, ये रेडबुल के ड्राइवर हैं। लुइस हैमिल्टन ये कहाँ के ड्राइवर हैं, ये मर्सिडीज के ड्राइवर हैं और ये ब्रिटेन से हैं लुइस हैमिल्टन। तो 8th क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, लुइस हैमिल्टन। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। 9 मई 2021 में जगमोहन का निधन हो गया। ये कौन है, ये देखो पूर्व केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं और जम्मू कश्मीर के ये राज्यपाल भी रह चुके हैं। दिल्ली और गोवा के ये लेफ्टिनेंट जनरल भी रह चुके हैं।
अब यहाँ पे बात, पहले क्वेश्चन लगाइए आप। क्वेश्चन क्या है, मई 2021 में जगमोहन का निधन हो गया। इन्हें किस वर्ष में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? देखो, इनको पद्मश्री मिला, पद्म भूषण मिला और पद्म विभूषण मिला। पद्मश्री ये कब मिला इनको? ये मिला 1971 में। इसके बाद नंबर आता है किसका? पद्म भूषण का। ये कब मिला इन्हें? ये मिला 1977 में। फिर आगे चल के पद्म विभूषण ये कब मिला? ये मिला 2016 में, जो इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसका आंसर क्या होगा? 2016। 9th क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, 2016। अब बात जम्मू कश्मीर की हुई है ना, तो इसका जो पिछला करंट अफेयर है इसे भी हम साथ में लगा लेते हैं। पहला पॉइंट क्या है, जम्मू और कश्मीर सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों के लिए 2 लाख रुपए के ऋण प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। जम्मू और कश्मीर में कृषि विभाग ने मार्च 2021 में कुपवाड़ा में कृषि परिसर में 1 दिवसीय किसान मेला आयोजित किया। सीआरपीएफ ने कश्मीरी लोगों के कल्याण के लिए अपना अभियान जारी रखते हुए एक निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया। जम्मू और कश्मीर में आवाम की बात परियोजना की शुरुआत हुई। जम्मू और कश्मीर ने रेटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन की स्थापना को मंजूरी दी। 5th पॉइंट इंपोर्टेंट है, मार्च 2021 में आम जनता और पर्यटकों के लिए एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन श्रीनगर में खोला गया। जिला उद्योग केंद्र जम्मू और कश्मीर में मार्च 2021 में ग्रामीण महिलाओं के लिए 6 महीने की बुनाई, कटाई और सिलाई और कढ़ाई प्रशिक्षण पाठ्यक्रम शुरू हुआ। श्रीनगर शहर में ट्यूलिप उत्सव शुरू हुआ। 8th पॉइंट इंपोर्टेंट है, मनोज सिन्हा ने हमारी सड़क ऐप लॉन्च की। जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश के उधमपुर जिले ने 2020-21 के दौरान प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर शीर्ष स्थान हासिल किया। अब बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। SII यानी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यूके में 240 मिलियन पाउंड का निवेश करेगा। उद्देश्य क्या है? जो इसका अपना वैक्सीन का बिजनेस है, एक तो ये एक्सपेंड करना और दूसरा मल्टीपल जॉब्स को क्रिएट करना। अब क्वेश्चन लगाते हैं, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया अपने टीके के कारोबार का विस्तार करने के लिए किस देश में 240 मिलियन पाउंड का निवेश करेगा? तो ये कहाँ पे करेगा? यूके के अंदर। अब इम्पोर्टेंट क्या है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ये इंडियन बायोटेक्नोलॉजी और फार्मास्यूटिकल्स कंपनी है। ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। 1966 में इसकी स्थापना हुई। साइरस एस पूनावाला ये फाउंडर हैं। हेडक्वार्टर महाराष्ट्र के पुणे में है। चेयरमैन, सीईओ और प्रेसिडेंट ये आधार पूनावाला हैं। ये क्वेश्चन अभी रिसेंटली दिल्ली हाईकोर्ट का एग्जाम हुआ है, वहां पर यह क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रेजेंट टाइम में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के चेयरमैन कौन है? तो ये आधार पूनावाला है और यही उस ऑप्शन में भी था। तो ये तो थे हमारे आज के करंट अफेयर। अब कल के क्वेश्चन जो आपसे पूछे गए थे, किस देश ने 2049 तक कोयला उत्पादन बंद करने की घोषणा की है? पोलैंड सही आंसर है। किस भारतीय को जापान का ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर स्टार से सम्मानित किया गया है? नृपेंद्र मिश्रा सही आंसर है। किस राज्य सरकार ने आशीर्वाद योजना के तहत राशि को 21,000 रुपये से बढ़ाकर 51,000 रुपये करने का मार्ग प्रशस्त किया है? पंजाब सही आंसर है। किस देश ने हरित पहल की शुरुआत की है? सऊदी अरेबिया सही आंसर है। अप्रैल 2021 में विश्व हास्य दिवस कब मनाया गया? 2 मई को मनाया गया। किस राज्य ने मट्टी केले के लिए GI टैग की मांग की? तो तमिलनाडु इसका सही आंसर है। ये तो थे हमारे कल के क्वेश्चन। अब आज के क्वेश्चन, किस बैंक ने कोविड-19 की दूसरी लहर का मुकाबला करने में देश की सहायता के लिए 71 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? हाल ही में भारत और किस देश के बीच 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद स्थापित करने की सहमति हुई? किस देश में माया गुफा की दीवारों पर लगभग 137 काले और लाल हाथ के निशान मिले हैं? ये तकरीबन 1200 साल पुराने हैं। ICC T20 रैंकिंग में भारत किस स्थान पे है? विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस हर साल कब मनाया जाता है? इसको हमने इसी डिस्कशन में कवर भी किया है। किस IIT ने मौजूदा नाइट्रोजन प्लांट को ऑक्सीजन जनरेटर में परिवर्तित किया है? तो इन 6 क्वेश्चनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में खुद से देना है। तो फिलहाल इस डिस्कशन को हम यहीं पर रोकते हैं। थैंक यू।